हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनूप स्टडी जोन। जैसा कि हम लोगों ने जो पिछला क्लास किया था वो किसका हुआ था? कारक का। आज हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो किसका होगा? सर्वनाम का, है ना। तो जब हम पद के भेद पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पद के भेद में क्या देखा था? दो प्रकार होते हैं पद के भेद, है ना। कौन कौन सा? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हम लोगों ने क्या देखा? उसके 4 टाइप हम लोग के पढ़ने थे, है ना। जिसमें क्या क्या पढ़ना था? पहला संज्ञा पढ़ना था, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा विशेषण। जिसमें से संज्ञा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे? दूसरा जो टॉपिक होगा सर्वनाम, है ना। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है ना। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। अब इसको हम समझते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कैसे कहलाते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे उदाहरण है, एक जंगल में शेर रहता था, है ना। शेर को शिकार करना पसंद था, इसलिए शेर प्रतिदिन शिकार करता था। है ना। अब यहाँ पे उदाहरण क्या है कि एक जंगल में शेर रहता था, शेर को शिकार करना पसंद था, इसलिए शेर प्रतिदिन शिकार करता था। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को इस लाइन का भी मतलब समझना है जो यहाँ पर लिखा गया है कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्यों को सौंदर्यपूर्ण बनाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो सर्वनाम है वो संज्ञा की पुनरावृत्ति का मतलब बार बार संज्ञा का आना, उसको रोककर उसको क्या बनाता है? और भी सौंदर्यपूर्ण यानी और भी अच्छा बनाता है। ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ रहे हैं, जैसे एक जंगल में शेर रहता था, ठीक है। फिर यहाँ पढ़ रहे हैं क्या? शेर को शिकार करना पसंद है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा संज्ञा है वो क्या है? शेर है ना। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? शेर को शिकार करना पसंद है, और इसी शेर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? उसको शिकार करना पसंद है। यानी इसी संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जा रहा है वही क्या कहला रहा है? सर्वनाम कहला रहा है ना। परिभाषा यही कह रही है कि संज्ञा के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि इसलिए शेर प्रतिदिन शिकार करता था। तो यहाँ शेर को काट कर हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए वह प्रतिदिन शिकार करता था। तो यहाँ पे वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, है ना। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर वाक्य को क्या बना देता है? सौंदर्यपूर्ण बना देता है। तो हम क्या देख रहे थे? यहाँ पर बार बार शेर का प्रयोग किया जा रहा था, है ना। लेकिन हमने जैसे ही शेर को हटा दिया तो उस शेर का बार बार प्रयोग न होकर किसका प्रयोग हुआ? सर्वनाम का प्रयोग हुआ, जिससे वाक्य क्या हो गया? और भी अच्छा लगने लगा। बल्कि बार बार हम लोग को शेर बोलने में क्या लग रहा था? अटपटा लग रहा था, है ना। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे? सर्वनाम के भेद। ठीक है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पे जो हम लोग को सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं वो 2 प्रकार के पढ़ेंगे, है ना। एक रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, और दूसरा जो हम लोग देखेंगे उच्चारण के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है। और दूसरा जो सर्वनाम हम लोग पढ़ेंगे वो किसके आधार पे पढ़ेंगे? प्रयोग या व्याकरण के आधार पर। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्वनाम के भेद।
ठीक है। सर्वनाम के भेद हम लोग दो आधार पर पढ़ेंगे। पहला क्या है? पहला है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रयोग के आधार पर। ठीक। अब उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, है ना। कौन कौन से? पहला हम लोग पढ़ेंगे मौलिक या मूल सर्वनाम। मौलिक या मूल सर्वनाम। मौलिक या मूल सर्वनाम क्या होता है? मूल सर्वनाम का कहने का मतलब क्या है? जिस रूप में उसकी उत्पत्ति हुई है ना, वही क्या कहलाता है? मूल सर्वनाम कहलाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न क्या बनता है? यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि मूल जो सर्वनाम होते हैं उसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल जो संख्या होती है मूल सर्वनाम की वो कितनी होती है? 11। ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? यौगिक सर्वनाम। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो 11 मूल सर्वनाम कौन कौन से हैं, है ना। तो पहला क्या है इसमें? मैं, तू, आप, यह, वह, है ना, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 11 मूल सर्वनाम। ठीक है। तो यहाँ से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। कौन कौन सा? मैं, तू, आप, यह, वह, क्या, कौन, कोई, कुछ, जो और सो। ठीक है। दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है यहाँ पे? यौगिक सर्वनाम। ठीक है। यौगिक सर्वनाम क्या होता है? यौगिक का मतलब ही होता है जो किसी के योग से बना हो, है ना। तो जो यौगिक सर्वनाम होता है वो किसके आधार पे बनता है? लिंग, वचन या कारक के आधार पर बनता है। कैसे ये लिंग, वचन और कारक के आधार पर बनता है? जैसे अगर हम देखें, एक सर्वनाम लेते हैं मैं, है ना। मैं जो सर्वनाम है वो क्या है? एक वचन। और इसका जब हम लोग बहुवचन बनाते हैं तो क्या बनता है? हम, है ना। अब इसी मैं में अगर हम क्या ने कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मैंने। को कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुझको, है ना। इसी प्रकार से कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मुझसे। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? लिंग, यानी इसके लिंग में भी परिवर्तन। जब लिंग या फिर वचन या फिर कारक के आधार पर परिवर्तन होगा तो वो क्या हो जाएगा? यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। ये 11 जो है हमारे मूल सर्वनाम है और इससे कई और भी सर्वनाम बनते हैं जो कि क्या कहलाएंगे? यौगिक सर्वनाम कहलाएंगे। लेकिन हम लोग को जो सिलेबस में दिया गया है वो हम लोग को क्या पढ़ना है? केवल और केवल प्रयोग के आधार पर ही सर्वनाम पढ़ना है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग को यौगिक सर्वनाम नहीं पढ़ना है। परीक्षा में जो भी प्रश्न किए जाते हैं वो किससे किए जाएंगे? प्रयोग के आधार पर। जो भी सर्वनाम के भेद होंगे उसी के आधार पर प्रश्न किए जाते हैं, इसलिए जो मेन फोकस होगा हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब यहाँ से एक बात आप लोग को क्या ध्यान रखनी है कि अगर जब भी आपसे परीक्षा में प्रश्न किया जाए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं,
तो हमेशा हम लोग क्या बताएंगे, 6 भेद होते हैं। ठीक है, आप लोग को 2 या फिर 11 ये सब में बताना है ना, हमेशा क्या बताएंगे, 6 भेद होते हैं। लेकिन जब आपको ये लिख के दे दिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब हम लोग क्या बताएंगे, 2 भेद होते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है ही कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। ठीक, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखते हैं, प्रयोग के आधार पर 6 प्रकार हम लोग को पढ़ना है। पहला क्या पढ़ना है इसमें हम लोग को, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या पढ़ेंगे, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या पढ़ेंगे, अनिश्चयवाचक। पांचवा क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और जो छठा है वो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो परीक्षा में जो भी प्रश्न किए जाते हैं इसी 6 जो सर्वनाम है इसी में से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस भी सर्वनाम का प्रयोग किसी भी पुरुष या फिर स्त्री के लिए किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह और वह। यानी कि जो हमारे 11 मूल सर्वनाम थे उसमें से जो 5 मूल सर्वनाम है वो किस में आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ हमें किससे समझना है, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पे लिखा गया है इसी शब्द से समझना है कि पुरुष का मतलब किससे होता है, प्राणी से। किससे होता है, प्राणी से, है ना। तो यानी जिस भी सर्वनाम का प्रयोग किसी भी वाक्य में किया जाएगा और उसका जो प्रयोग किया जा रहा है वो अगर किसी प्राणी के अर्थ में यानी किसी भी पुरुष या स्त्री के लिए किया जा रहा है तो वही क्या कहलाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा वहां पर। आइए समझते हैं, देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि मैं कल अमृतसर जाऊंगा, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, मैं कल अमृतसर जाऊंगा। ठीक है, इस मैं का प्रयोग ये बताइए किस अर्थ में किया गया है, क्या ये किसी टेबल के अर्थ में या फिर किसी कुर्सी या फिर किसी अन्य वस्तु के अर्थ में किया गया है कि यहाँ पे अगर जैसे अगर टेबल कल अमृतसर जाएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो ये मैं का प्रयोग किया जा रहा है वो किसी पुरुष या फिर स्त्री या किसी भी प्राणी के लिए किया जा रहा है। तो ये जो मैं हो जाएगा, मैं जो सर्वनाम है यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वह अब मुझसे कभी बात नहीं करेगा। तो ये जो वह है इसका प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है, किसी प्राणी के अर्थ में किया जा रहा है ना। तो इसलिए ये जो वह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग को पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ना है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके 3 भेद पढ़ेंगे। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष।
तो इसको हम यहीं पे देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्या होता है। ठीक है, ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या पढ़ेंगे, मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष का मतलब है कि जब वाक्य में किसी भी वक्ता यानी जो वाक्य में बोलने वाला होगा उसका प्रयोग किस में किया जाएगा, उत्तम पुरुष में। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि वक्ता या बोलने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, जब भी वाक्य में जो भी बोलने वाला होगा या फिर जो वक्ता होगा वो किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। यानी जो मैं होगा वो किस में होगा, उत्तम पुरुष में होगा। फिर हम दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुष, यानी जो वाक्य में जो व्यक्ति सुनने वाला होगा वो किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में कौन आएगा, तू और आप। और अन्य पुरुष में यानी वाक्य में जिस तीसरे किसी की बात की जा रही है यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो किस में आएगा, अन्य पुरुष में आएगा। जैसे इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, यह और वह। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो हमने पढ़ा पुरुषवाचक सर्वनाम में 5 टाइप के हम लोगों ने पढ़ा, मैं, तू, आप, यह और वह सर्वनाम थे। और इसे ही हमने क्या किया, बांट दिया। किसमें, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मैं, मध्यम पुरुष में तू और आप, और अन्य पुरुष में यह और वह। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि कैसे उत्तम पुरुष होगा और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, मैंने तुमको बताया था, मैंने तुमको बताया था कि वह आज आगरा नहीं जाएगा, वह आज आगरा नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या उदाहरण है कि मैंने तुमको बताया था कि वह आज आगरा नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या पहचानना है कि कौन सा जो सर्वनाम है वो उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष या फिर अन्य पुरुष। तो मैंने तुमको बताया था यानी यहाँ पे वक्ता कौन है, मैंने है, यानी बोल कौन रहा है, मैंने तुमको बताया था। तो यानी वक्ता कौन है यहाँ पे, मैंने। तो ये मैंने किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, है ना। किसको, तुमको बताया था, है ना, यानी जिसको हम बता रहे हैं यानी जो मेरी बात को सुन रहा है वो किस में आ जाएगा, मध्यम पुरुष में। यानी जो श्रोता होगा, जो सुनने वाला होगा वो किस में आएगा, मध्यम पुरुष में। तो ये तुमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। फिर क्या, मैंने तुमको बताया था कि वह, यानी ये जो दोनों बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। और ये तीसरा जो है किसको इंडिकेट कर रहा है, वह को इंडिकेट, यानी ये जो वह है वो तीसरे को इंडिकेट कर रहा है ना। तो ये वह क्या हो जाएगा यहाँ पे, उत्तम पुरुष, सॉरी ये वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है,
मैंने तुमको बताया था कि वह आज आगरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो बोलने वाला था वो किस में आ गया, उत्तम पुरुष में। तुमको क्या है, यानी वो सुन रहा है, ठीक है, जो बोलने वाला है उसकी बातों को सुन रहा है, तो ये मध्यम पुरुष में आ गया। जिस किसी की बात की जा रही है यानी जो तीसरा है वो वह है, और वो किस में आ जाएगा, अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, निजवाचक सर्वनाम। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, निजवाचक सर्वनाम, है ना। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है कि जिस भी सर्वनाम का प्रयोग होता, ठीक है, जिस भी सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक, ठीक है, जिस भी सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करेगा वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या, कौन सा सर्वनाम आएगा, आप। ठीक है, इसमें केवल एक सर्वनाम आएगा जो कि क्या होगा, आप। इसी आप का जो भावार्थ होता है वो क्या क्या होता है, स्वयं, स्वतः, ठीक है, स्वयं और स्वतः इसी आप का क्या होता है, भावार्थ। यानी अगर किसी भी वाक्य में अगर आप दिखेगा या फिर उसके जगह हमें स्वयं या स्वतः भी दिख जाता है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होगा, है ना। ठीक है, तो अगर हम जैसे इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, और यहाँ पे भी अगर जैसे हम लोगों ने वहाँ पे क्या समझा था कि पुरुष का मतलब किससे था, प्राणी से। और किसी भी वाक्य को पढ़ने पर जो भी सर्वनाम है वो अगर प्राणी के अर्थ में प्रयोग किया गया है तो वो क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो यहाँ जो निज का अर्थ होता है वो क्या होता है, स्वयं से होता है। यानी इस, है ना, निज का अर्थ किससे होता है, स्वयं से होता है। तो जहां भी स्वयं का अर्थ निकलेगा वहां क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे राम अपने आप घर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, राम अपने आप घर चला गया। यहाँ जो आप शब्द आया है, ठीक है, वो किसके अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे जो राम है वो क्या है, कर्ता है। और ये जो कर्ता है ये अपने लिए ही क्या कर रहा है, सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है। जैसे राम अपने आप घर चला गया, तो ये जो सर्वनाम है ये राम खुद के लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए जो आप होगा यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ये हमारा पहला तरीका था कि हम भाव से समझे। दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इस अपने आप की जगह क्या लगा देंगे, स्वयं लगा देंगे। स्वयं लगाने पर अगर अर्थ वही आता है, ज्यों का त्यों वही आता है, तो यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं राम स्वयं घर चला गया, या फिर बोला जाए राम अपने आप घर चला गया, तो दोनों का अर्थ यहाँ पर क्या है, सेम है। यानी ये जो आप होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो ये था हमारा निजवाचक सर्वनाम। अब जो तीसरा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अब हम लोग क्या देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर पदार्थ का एक ठीक या फिर निश्चित ज्ञान होगा, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, यह और वह, है ना। इसमें केवल दो मूल सर्वनाम आते हैं, कौन कौन से, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम होंगे। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यह किताब राधिका की है, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि वह घड़ी मेरी है,
ठीक है। पहला तरीका क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने का, कि अगर हम देखा जाए यह किताब राधिका की है ना, अगर इस यह को क्या किया जाए, चुरा लिया जाए और आपसे बोला जाए कि किताब राधिका की है, तो क्या हमें पता चल पाएगा कि कौन सी किताब राधिका की है? नहीं ना। यानी यहाँ यानी यहाँ पे ठीक ठीक हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन सी किताब राधिका की है। लेकिन जैसे ही हम यह शब्द यहाँ पे लगा रहे हैं, इससे हमें पता चल जा रहा है कि यही जो किताब है वो किसकी है, राधिका की है। यानी इसी यह शब्द से हमें किसका बोध हो रहा है कि ये जो किताब है यही किताब किसकी है, राधिका की है। ठीक है, तो इसलिए यह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है पहचानने का, अगर आपको किसी भी सर्वनाम के बाद क्या दिख जाए, संज्ञा दिख जाए। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा गया यह किताब, तो ये जो किताब है यहाँ पे क्या है, संज्ञा है ना। तो संज्ञा, किसी भी संज्ञा के जस्ट पहले जो भी सर्वनाम होगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि वह घड़ी मेरी है। अगर इस वह को चुरा लिया जाए और बोला जाए घड़ी मेरी है, तो क्या आपको पता है कि कौन सी घड़ी मेरी है? नहीं। लेकिन जैसे ही इस वह को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है तो तुरंत पता चलता है कि वह घड़ी मेरी है, वही जो घड़ी है वह मेरी है। तो इस वह की वजह से हमें क्या हो रहा है, निश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए ये वह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर दूसरा जो हमने बताया आपको पहचानने का तरीका, देख रहे हैं क्या, ये जो घड़ी भी है यहाँ पे क्या है, संज्ञा है, और इसी संज्ञा से पहले जो हमारा सर्वनाम आ रहा है वही क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। अब किसी के दिमाग में ये डाउट तो चल ही रहा होगा कि ऐसा तो किसमें होता है, सार्वनामिक विशेषण में होता है ना। जरूर होता है, सार्वनामिक विशेषण में भी होता है, लेकिन जब आपसे प्रश्न किया जाएगा सर्वनाम के अर्थ में तो वहाँ पे ये क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। लेकिन जब विशेषण के अर्थ में किया जाएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो वहाँ पे विशेषण के अर्थ में, यानी वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब आपके दिमाग में एक डाउट यहाँ से और शायद बन रहा होगा कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में भी यह वह पढ़ा और आप भी पढ़ा, है ना, और फिर हमने देखा कि निश्चयवाचक जो सर्वनाम है उसमें फिर से यह वो आ रहा है, तो हम इसमें अंतर कैसे करेंगे कि कहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम होगा और कहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि हम लोग अंतर कैसे करेंगे। ठीक, जैसे हम उदाहरण देखते हैं, पहला क्या है यहाँ पे कि यह लड़का बहुत शरारती है। ठीक है, और दूसरा है यह अभी घर से आया है। ठीक, अब इसमें हम अंतर कैसे समझे कि किसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है या फिर किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है ना। तो आप लोग पहले इसको पढ़ के बताइए कि किसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है और पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे यह लड़का बहुत शरारती है। ठीक है, अब जैसे ही हम क्या करते हैं, पहले इस जो यह का अर्थ देखते हैं किसके अर्थ में है, इस यह को छुपाते हैं और फिर पढ़ते हैं लड़का बहुत शरारती है। तो हमें तो पता ही नहीं है कौन सा लड़का शरारती है, लेकिन जैसे ही यह लगाते हैं तो पता चल जाता है कि यही जो लड़का है वो क्या है, शरारती है। यानी इस यह से क्या पता चल रहा है कि जो ये यह है इस लड़के के निश्चित होने का बोध करा रहा है कि यही लड़का जो है वो क्या है, शरारती है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं कि यह अभी घर से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं यह अभी घर से आया है,
कौन आया है घर से, यानी ये जो यह है यह किसी प्राणी का बोध करा रहे, यानी कोई व्यक्ति ही होगा जो घर से आया है ना। तो इस यह के पीछे हमें किसका बोध हो रहा है, प्राणी का बोध हो रहा है, इसलिए ये यह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग अंतर इसमें कैसे समझेंगे कि अगर वैसे भी अभी हमने बताया, और यहाँ पे एक और देखते हैं कि ये जो यह के बाद देखा जाए तो क्या आया है, संज्ञा आया है। और मैंने जस्ट बताया किसी भी सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाता है तो पक्का है जो भी ये आगे सर्वनाम लगा होगा वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो एक तो ये तरीका हम पहचान सकते हैं। और अगर हम लोग को डिफरेंस करना होगा तो जो हम लोग का पुरुषवाचक सर्वनाम होगा उसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ते ही पता चल जाएगा कि वहाँ पर जो सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है वो किसी प्राणी के अर्थ में किया जा रहा है, यानी या तो वहाँ पे कोई पुरुष होगा या तो वहाँ पे कोई स्त्री होगी, है ना। अब यहाँ पे ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग का चौथा सर्वनाम है वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहने का मतलब जिस भी सर्वनाम से हमें यह ज्ञात हो, यानी कि उससे न तो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के ठीक ठीक यानी कि निश्चितता का बोध वहां पर हो ही ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे इसमें दो सर्वनाम आएंगे, कौन कौन से, कोई और कुछ। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट प्रश्न कर लिया जाता है कि निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा कोई, कुछ और कुछ अदर ऑप्शन भी होंगे, है ना। तो ये हम लोग को याद रखना होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कौन से सर्वनाम आते हैं। ठीक है, वाक्य देने के साथ साथ आपको डायरेक्ट ऐसे भी प्रश्न किया जा सकता है। ठीक, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि मेरे घर के बाहर ठीक है, और इस पे क्या कर लिया जाए, अंडरलाइन, और पूछा जाए इसमें कौन सा रेखांकित जो शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है ना। तो यहाँ पे जैसे हम पढ़ रहे हैं कि मेरे घर के बाहर कोई खड़ा है, मतलब हमको पता है कि मेरे घर के बाहर कोई न कोई तो खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है इसका पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण कि कौन खड़ा है, इसलिए ये जो कोई हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम कि मेरे पिताजी कुछ लेकर आए हैं। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पिताजी कुछ लेकर आए हैं। निम्न जो हमारा वाक्य दिया गया है इसमें कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया गया है ना। तो यहाँ हमको क्या पता चल रहा है कि जो ये कुछ सर्वनाम है, ठीक है, इस वाक्य को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि मेरे जो पिताजी हैं वो कुछ ना कुछ तो लाए ही हैं,
लेकिन हमें यही नहीं पता है कि वो क्या लाए हैं। तो यहाँ भी हमें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि वो क्या लाए हैं, इसलिए ये कुछ हो जाएगा यहाँ पे क्या, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब पांचवा क्या हम लोग देखते हैं, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिस भी सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसमें कौन कौन से मूल सर्वनाम आएंगे हमारे, कौन या क्या। ठीक है, अब इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि तुम्हारे घर कौन आया है, या तुमने कल क्या खाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इस वाक्य को पढ़ने पर क्या पता चल रहा है कि तुम्हारे घर कौन आया था, है ना। तो ये जो कौन का प्रयोग किया जा रहा है वो किसी संज्ञा के स्थान पर ही किया जा रहा है। जैसे अगर हम इसका उत्तर देना चाहे तो तुम्हारे घर कौन आया था, हो सकता है तुम्हारे घर नानी आई थी ना, कोई भी आ सकता है। तो वहां पर क्या होगा, कोई संज्ञा ही होगा, और उसी संज्ञा के स्थान पर हम इस जो प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वही क्या कहला जाएगा, हमारा सर्वनाम। तो इस कौन का जो प्रयोग किया गया है वो किस रूप में किया जा रहा है, सर्वनाम के रूप में किया जा रहा है। तो ये कौन जो शब्द होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा। ठीक है, तुमने कल क्या खाया था, है ना, तुमने कल क्या खाया था। इस जो क्या का प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है, इस क्या का प्रयोग किसके, यानी भी यहाँ पे तुमने कल हो सकता है आम खाया था, केला खाया था, है ना। यानी जो भी शब्द आएगा वो क्या आएगा, संज्ञा आएगा, है ना। और इसी संज्ञा के स्थान पर जिस भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है वही क्या कहलाएगा, सर्वनाम। यानी ये क्या भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये हमारा क्या है, लास्ट है। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य का किसी दूसरे सर्वनाम यानी किसी दूसरे अन्य शब्द या अन्य वाक्य से संबंध बताने के लिए किया जाता है वह क्या होता है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी किसी भी वाक्य का किसी अन्य वाक्य से संबंध बताने के लिए जिस भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक, इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे हम उदाहरण में देखते हैं कौन कौन से इसमें सर्वनाम आएंगे, जो, सो। ठीक है, इस सो को कहीं कहीं पर क्या लिख देता है, वो। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, हमारा सर्वनाम ही होगा। और कहीं कहीं पर क्या होता है, इसका जो है इसका यौगिक रूप प्रयोग किया जाता है। तो यौगिक रूप भी क्या होगा वहाँ पे, यानी जो भी यौगिक रूप होगा जैसे जिसका, जिनका या जिसका, है ना, तो वो भी किस में आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में ही आएगा। ठीक, जैसे उदाहरण हम देखें, पहला क्या है कि जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जो करेगा वो भरेगा। तो यहाँ जो का वो से संबंध बताया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। यानी जो भी कुछ यानी जो कर रहा है उसका परिणाम क्या परिणाम कौन, वही, यानी उसका परिणाम वही भोग रहा है ना, वही पा रहा है। तो जो करेगा वो भरेगा। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे वह लड़का जिसकी यह किताब है वह कल आया था। ठीक है, अब
अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वह लड़का जिसकी यह किताब थी वह कल आया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो लड़के का संबंध है वो किससे बताया जा रहा है, इस किताब से बताया जा रहा है कि ये जो किताब है उस लड़के का ही है। और ये जो संबंध बताया जा रहा है वो किससे बताया जा रहा है, जिसके से बताया जा रहा है कि वह लड़का जिसकी यह किताब है वह कल आया था। तो इस जिसके शब्द से ही क्या बताया जा रहा है, लड़के और किताब का संबंध बताया जा रहा है। यानी ये जो जिसका होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, तो आज का जो सर्वनाम टॉपिक था यहीं पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको सर्वनाम टॉपिक से जो भी डाउट होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आपके डाउट को सॉल्व करा दिया जाएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।